हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेथ वेल के बारे में। और डेथ वेल को डेथ वॉल भी बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं मौत का कुआं। तो मौत के कुएं का खेल आपने शायद कहीं देखा होगा, या तो टीवी पे देखा होगा, हो सकता है रियल में भी देखा होगा आपने। तो इसमें क्या होता है ना कि एक ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल वॉल होता है। उस वॉल के अंदर कुछ बाइकर्स होते हैं, बाइक सवार होते हैं, और वो गोल गोल अपने बाइक को लेके घूमना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में है उसमें घूमना चालू कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से, और वो ऊपर जाते रहते हैं। तो अगर मैं मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरते इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे और इसके डायनेमिक्स को देखेंगे कि आखिर कौन से फोर्सेस इस पे काम करते हैं और किस वजह से ये सर्कल में घूम पा रहा है। ठीक है, तो मान लो एक पोजीशन है इस आदमी का, ये जो बाइक सवार है, और ये जो वॉल है इस पे इस पॉइंट पे है। आप थोड़ा इसको 3D में इमेजिन करना। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे है बंदा, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा वॉल है, पूरा सिलेंड्रिकल वॉल, और इस पॉइंट पे है वो, और यहाँ से वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। मतलब इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये प्लेन है सर्कल का, और इसमें ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ कहीं उस सर्कल का सेंटर होगा, राइट। सर्कल में घूम रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो सेंटर की ओर लग रहा होगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके उसको सर्कल में घुमा रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, चेक करते हैं इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करेंगे। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों में देखेंगे, ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी फ्रेम में रहो, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स को मान के चलोगे तो आपका इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों में इक्वेशन सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे इसका इनर्शियल फ्रेम से। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या कि हम लोग बाहर से देखेंगे, बाहर ग्राउंड पे खड़े होकर इसको एनालाइज करते हैं। तो जब बाहर ग्राउंड पे खड़े होकर आप उसको एनालाइज करोगे तो बताओ इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसकी ग्रेविटी जो उसको नीचे खींचेगी, राइट। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वेट mg। तो वेट जो कि नीचे एक्ट कर रही है उसको, ठीक है। उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स होगा। देखो ये बेसिकली नीचे गिरने की कोशिश करेगी, राइट। तो जब नीचे गिरने की कोशिश करेगी तो उस मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स होगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर फ्रिक्शनल फोर्स Fr। ठीक है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा। नाउ से ये जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट, क्योंकि बॉडी बेसिकली नीचे गिर नहीं रही है। सो दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। और साथ ही साथ ये मोशन के दौरान वॉल को दबा रहा है। ध्यान से समझो इस चीज को, जब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो वॉल है, दीवार को वो दबा रहा है, राइट। तो दीवार को दबा रहा है तो दीवार भी क्या करेगा, उसको, वॉल भी उसको परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज व्हाट यू कॉल नॉर्मल रिएक्शन। सो अपने पास तीन फोर्सेस हैं यहाँ पे, एक तो फ्रिक्शन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा वेट mg। ठीक है, ये तीन फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं ना। से ये जो आदमी है, या ये इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं अभी फिलहाल, ये बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से ना तो वो ऊपर जा रही है ना तो वो नीचे जा रही है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखते हैं, जब वो यहाँ पे है और यहाँ पे जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इस दौरान वो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, राइट। तो इसका मतलब अगर वो ऊपर नीचे उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर दोनों में से कोई भी एक फोर्स ज़्यादा हो जाए तो जो ये बाइक है उस डायरेक्शन में जाने लगेगा, पर ना तो वो ऊपर की ओर जा रही है ना तो वो नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या, ये जो ऊपर और नीचे वाला फोर्सेस हैं दे आर बैलेंस्ड, टोटल फोर्स 0। तो बैलेंस का कंडीशन क्या है कि फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन तो वैसे भी दिख रहा है कि ऑपोजिट में है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर।
राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स वेट mg के बराबर हो जाता है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हियर आई कैन राइट दैट पहला केस कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू वेट mg। ये पहला केस। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बाइक ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये दोनों फोर्स तो हट गया, इसका टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। तो इसका मतलब अब सिर्फ एक फोर्स बचा। कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन, जो कि दीवार उसको, वॉल उसको प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बाइक वॉल को दबा रहा है, राइट। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की ओर लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल जो है या बॉडी जो है, बाइक जो है, बाइक पर सेंटर की ओर ये फोर्स लग रहा है, और ये सेंटर की ओर फोर्स लगकर इसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करके इसको सर्कल में घुमा रहा है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, इट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन, इट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है नॉर्मल रिएक्शन। तो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो हम लोग को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, या तो m ओमेगा स्क्वायर r लिख लो या फिर mv स्क्वायर अपॉन r। तो क्योंकि हमको स्पीड देखना है यहाँ पे, तो हम mv स्क्वायर अपॉन r ले रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। यहाँ से दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अच्छा, जहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स का सवाल है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक एडजस्टेबल फोर्स होता है। मतलब आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उसके इक्वल फ्रिक्शन लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक ब्लॉक है और ये यहाँ पे किसी फ्लोर पे मैंने इस ब्लॉक को रखा हुआ है, और अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो जैसे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का होकर मेरे अप्लाइड फोर्स को कैंसल आउट कर देगा और ये बॉडी मूव नहीं करेगा। ठीक है, मैंने अगर इस फोर्स को 4 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो जाएगा और मेरे मोशन को अपोज करेगा और फिर इस अप्लाइड फोर्स को कैंसल आउट कर देगा और ब्लॉक हिलेगा नहीं। अगर आपने मान लो डायरेक्शन चेंज कर दिया, जैसे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो 3 न्यूटन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा आपके फोर्स अप्लाई करने के हिसाब से। अगर आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन अब यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, और खुद को 3 न्यूटन बना लेगा और आपको कैंसिल आउट कर देगा आपके अप्लाइड फोर्स को। तो फिर से टोटल फोर्स 0 और ब्लॉक नहीं हिलेगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कब तक बढ़ाएगा? फ्रिक्शन फोर्स का अपना एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दो तब भी ब्लॉक ना हिले। मतलब फ्रिक्शन 1000 न्यूटन तक तो नहीं जा सकता, उसका अपना एक लिमिट होगा, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। मान लो 15 न्यूटन इसका लिमिट है, तो अब 15 न्यूटन से ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया तो फिर फ्रिक्शन उसको पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसका लिमिट होता है कि भाई इतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। अगर इसको मैं F मैक्स लिखूं, देन इट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वो या तो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे जितना भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ आर मैक्स, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? ओके, सो एफ आर इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? म्यू एस इंटू एन। ये होगा ना मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स का। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन और एन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इक्वेशन 3 डाल दो, फ्रिक्शन का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपको इक्वेशन 2 से मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट 1 and 2 in 3। तो इक्वेशन 3 में आप एफ आर और एन, एफ आर का वैल्यू यहाँ से और एन का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ आर एम जी हो जाएगा। सो इट विल बी एम जी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं वी स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ तो बाकी सब यहाँ आ जाएंगे। सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू
आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। सो वी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। सो वी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब समझो इस चीज को, अगर वेलोसिटी का ये वैल्यू रहा तब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, राइट। तो वेलोसिटी का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। इसका मतलब ये कि आपका वेलोसिटी या तो इतना हो या तो इससे ज़्यादा हो तो ही वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, नहीं तो वो गिर जाएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड निकालूं जिससे उसको घूमना चाहिए ताकि वो सर्कल में घूमता रहे, राइट। तो इसका मिनिमम स्पीड क्या आएगा बताओ? आर इज नथिंग बट रेडियस, ये जिस सर्कल में घूम रहा है। तो मिनिमम स्पीड विल बी इक्वल टू वी मिनिमम। देखो ये बोल रहा है कि या तो इतना स्पीड होना चाहिए या तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये उसका मिनिमम स्पीड है, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ये मिनिमम स्पीड है। एटलीस्ट इतना स्पीड तो चाहिए उस बाइकर को, अगर वो इतने स्पीड से जा रहा है तब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। अगर इसने इससे स्पीड कम किया तब वो सर्कल में नहीं घूम कर पाएगा, वो गिरने लगेगा। इससे ज़्यादा स्पीड रखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में स्पीड इससे ज़्यादा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, राइट। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड विथ विच this biker should go along the circle so that it will continue to perform circular motion। समझ में आ रहा है? तो इसको तो हम लोगों ने किसमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको एनालाइज किया। अब एक काम करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं हमको सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं हमको सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सुनो, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या कि हम लोग भी बाइक पे जाके बैठ जाए उसके पीछे, ठीक है। अब बाइक सर्कल में घूम रहा है, अगर हम भी बाइक पे जाके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब क्योंकि बाइक सर्कल में घूम रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। सर्कल में घूमता हुआ फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आप जाके बाइक पे बैठ जाओ और उसके बाद इसको ऑब्जर्व करो। जब आप बाइक पे बैठ जाओगे और उसको ऑब्जर्व करोगे तो बाइक आपको रेस्ट पे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप फ्रेम के अंदर घुस चुके हो, राइट। तो इस फ्रेम में, बाइक के फ्रेम में आपको बाइक रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, राइट। और ये तीनों फोर्सेस तो लगे रहे हैं। तब आप यहाँ पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा कौन सा, एक स्यूडो फोर्स, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि जब आपका फ्रेम सर्कल में घूम रहा होता है तो उस फ्रेम में आपको जो स्यूडो फोर्स आप इमेजिन करते हो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? सेंटर से रेडियस के लॉन्ग दूर होता है। सो दिस विल बी योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। उसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा बिकॉज यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप बाइक के फ्रेम में घुस गए हो। तो अब यहाँ पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन अंदर की ओर, देखो ये तीनों फोर्सेस तो लगे रहते हैं क्योंकि वेट तो लगी रहा है नीचे की ओर, आपको दिख रहा है। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन अंदर की ओर, और एक फोर्स आपको स्यूडो फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा, दैट इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब बाइक के फ्रेम में 4 फोर्सेस लग रहे हैं और आपको बाइक रेस्ट पे नजर आ रहा है, ठीक है। इस फ्रेम में बाइक इज एट रेस्ट। तो जब बाइक रेस्ट पे है तो फिर इसका मतलब क्या? सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो फोर्सेस आप बैलेंस कर लो, एफ आर इज इक्वल टू एम जी। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो एम जी के बराबर हो जाएगा, दैट इज ट्रू, ओके। और आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, ठीक है। तो ये 4 देखो, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फ्रिक्शन वेट के बराबर हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बाइक आपको रेस्ट पे नजर आता है। तो ये कहानी है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप बाइक पे बैठे हो। समझ में आ रहा है? तो जब आपने ये फोर्स इमेजिन कर लिया तो सारी चीजें सही हो रही हैं। अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर।
नाउ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? इट इज स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। तो मास तो चलो ठीक है, अब आपको एक्चुअली कैसा है ना कि ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है, बाइक है, वो बाइक आपका फ्रेम है क्योंकि आप बाइक पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो हमको पता है कि बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर है, एंड दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ रहा है? तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू मिल गया, मास ऑफ द बाइक, और बाइक ही आपका फ्रेम है, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, तो बाइक का एक्सेलरेशन क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर आपको याद होगा तो आपको सेम दो इक्वेशन मिल रहे हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, चेक कर सकते हो। नाउ सी, यहाँ पे हमको पता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मैंने बताया था ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे छोटा या फिर इसके बराबर होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू आप लिख लो एम जी, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन का वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। सो देयरफॉर v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। अगेन आपको सेम वैल्यू आया। तो चाहे आप इनर्शियल फ्रेम में काम करो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, आपको इक्वेशन सेम मिलेगा। और अगर मैं v मिनिमम की बात करूं कि मिनिमम कितना स्पीड चाहिए, देन इट विल बी इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस का स्क्वायर रूट, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम में काम किया तब भी ये रिजल्ट आया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाने के बाद बस आपको क्या करना है, एक स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिन करना है, तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है?